देखिए अमेरिका इस घटना का थोड़ा भी विरोध नहीं किया। हालांकि रूस के हर एक मामले में अमेरिका विरोध करता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं किया क्योंकि अमेरिका की भी प्राइवेट आर्मी है। जिस तरह रसिया की वेगनार ग्रुप है, वैसे अमेरिका की भी प्राइवेट आर्मी है, ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर ये आर्मी सस्ती पड़ती है, प्राइवेट लेना सस्ता पड़ता है इनको, सैलरी दो काम खत्म, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है, क्वार्टर हॉस्टल स्कूल ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये इतना खतरनाक है ब्लैक वाटर ग्रुप की, ये सेम रसिया की वेगनार ग्रुप की तरह है। इसकी ही सेवा अमेरिका ने लिया था इराक वार में। इराक पे जब अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो उसकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए इसलिए कंसल्ट किया था। ये लोग किसी को गोली मार देते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है ना ही कुछ है, अमेरिका पल्ला झाड़ लेता है, भैया ये क्या हुआ यहाँ पे। एक बार एक इराक में एक गाड़ी आ रही थी, इन लोगों ने उस गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया, बेचारे 2007 की यह घटना है, उसमें 17 सिविलियन लोग मर गए वहां पे, तहस नहस हो गया। आज इराक का क्या हाल है, बर्बाद करके चले गए सब, यहाँ पे तहस नहस कर दिया यहाँ पर। यहाँ पे बाद में इसकी बहुत छिछालेदर हुआ, किरीकिरी हुई, तो इसका नाम बदल के एकेडमी रख दिया गया। दोनों बात बराबर ही, लेकिन इस तरह के मामले में अमेरिका नहीं बोला होगा। तो मतलब ये हम बता रहे हैं कि देखिए अमेरिका क्या चीज करता है। अब इसमें अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये बेचारा फंस गया। अब जब ये फंस गया तो पुतिन इन प्रेगोजिन को कहा कि आप चले जाइए बेलारूस। बेलारूस पुतिन का एकदम समझिए सेकंड हाउस कहा जाता है पुतिन को। और यहाँ पुतिन भेज दिया किनको, इनको प्रेगोजिन को, और कह दिया गया कि आपकी सेना का मर्जर कर दिया जाएगा। अब जितने भी वेगनार ग्रुप की सेना है उन सेना का मर्जर कर दिया जाएगा रसिया में। रसिया में एक अलग बटालियन बना दी जाएगी, वेगनार ग्रुप का अलग बटालियन, उसका कमांड रसिया ही देखेगा, सब कुछ देखेगा यहाँ पर। और इनको ना बेलारूस में रख दिया गया है। इसके अलावे जो इनका सपोर्ट करने वाले ये जो सेर्जेई सेनापति थे, ये गायब है रसिया में, अभी मिल नहीं रहे। इनकी पत्नी खोज रही है, फोन लगा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, फोन लगभो नहीं करेगा। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पे समझा गया कहाँ है, पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। अब उनका फोन ऑन नहीं लग रहा है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो ये इनको बेलारूस भेज दिया गया इनकी पूरी सेना में। अब क्या किया गया है, अब कमांड दिया गया चेचन लड़ाके जो यहाँ पे रमजान कादिरोव को। पुतिन के सबसे भरोसेमंद अगर कोई है वो रमजान कादिरोव है। ये चेचन लड़ाके ये सबसे खूंखार माने जाते हैं। अब जो लड़ाई का रुख होगा वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा, जो पहले नहीं हुआ था अब होगा। अब रसिया भयानक रफ्तार से हमला करेगा और यूक्रेन पे 3 तरफा हमला कर देगा। अब प्रेगोजेन जो है वो बेलारूस से हमला करेगा अपने वेगनार ग्रुप के लड़ाकों के साथ। तो यहाँ बेलारूस से हमला कर देगा प्रेगोजेन, और यहाँ रसिया से हमला करेगी उसकी मेन आर्मी। और ये रसिया का ये एरिया चेचन्या कहलाता है। चेचन्या में चेचन फोर्सेस को लेके आगे बढ़ेंगे ये रमजान कादिरोव। अब ये 3 ओर से तबातोड़ हमला होगा यहाँ पर यूक्रेन में। अब यूक्रेन को कोई बचाने वाला नहीं आएगा, और ये हमला तेज हो भी गया है। देखिए यूक्रेन का ये एरिया जो है, ये एरिया में इसके सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर में आते हैं। यहाँ पर जेपोरेजिया नाम है, ये नाइपर नदी के किनारे शहर है जेपोरेजिया। जेपोरेजिया में एसी यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है, और यहाँ एक ही जगह में 6 परमाणु रिएक्टर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। अगर एक भी रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ तो भयानक तबाही होगा। ऐसे ही तबाही यूक्रेन एक बार देख चुका है। 1986 में इसका एक शहर था जिसका नाम है चेर्नोजेम। चेर्नोजेम में 1986 में एक रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया था, केवल एक रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ था, और वो रिएक्टर इससे छोटा था। अभी क्या है, ये उससे अगर इनमें ब्लास्ट होता है इन रिएक्टर्स में, तो उससे 10 गुना ज्यादा तबाही मचाएगा, और यूक्रेन ही नहीं पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा अगर इसमें ब्लास्ट हुआ तो। आप सोच सकते हैं कि ये रिएक्टर की सेफ्टी कितनी जरूरी है। लेकिन आपको लगता है ये सेफ्टी जरूरी है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ये वही रिएक्टर है 6 ठो जो हम आपको सैटेलाइट इमेज में दिखा रहे हैं। 6 रिएक्टर दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये रिएक्टर है। और ये देखिए धमाका कहां तक हुआ है, ये रिएक्टर के कितने पास धमाका हुआ है, और इसमें रशियन आर्मी घुस चुकी है। रशियन आर्मी घुस चुकी है। 1 साल से जेपोरेजिया पे रशियन आर्मी का कब्जा है। यूक्रेन की आर्मी इस पे कब्जा कर ही नहीं पा रही थी, कितनों कोशिश की नहीं कब्जा कर पाई। लेकिन अचानक से यहां से भागने लगी रशियन आर्मी। रशियन आर्मी इसको खाली करके जाने लगी, उसको आदेश आया तुम खाली करो, जेपोरेजिया खाली करके वापस आओ। अब यूक्रेन को नहीं समझ में आ रहा, अगला टारगेट पुतिन का है कि जितने ये रिएक्टर है इस पर हमला कर देगा। लेकिन पुतिन इंतजार करेंगे हवाओं के रुख का, क्योंकि जब परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट होता है तो उसमें खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं, जिसमें गामा किरण सबसे खतरनाक होती है। जैसे हम कोरोना को नहीं देख सकते थे, वो हमारी जान ले लेता था, उसी तरह परमाणु रिएक्टर से निकलने वाली गामा रेस को हम नहीं देख सकते, लेकिन हमारी जान ले लेता है।
अब अगर हवाओं का रुख इस पे डिपेंड करेगा, अगर हवाओं का रुख इस साइड में है तो पूरे यूरोप को तबाही होगी, और हवाओं का रुख इस साइड है तो अगर इसमें ब्लास्ट किया गया तो उल्टा रूस को तबाही होगी। अब यहां से रूस ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। जिस दिन हवाओं का रुख इधर होगा, मौसम विभाग बता देगी कि अगले 4 दिन 5 दिन तक हवाएं इधर चलेगी, विस्फोट करके जेपोरेजिया को उड़ा देगा। और इससे पहले जेपोरेजिया को काम तमाम कर दिया गया, क्योंकि जेपोरेजिया जो परमाणु रिएक्टर है, इसके पास ये बहुत बड़ा जलाशय है जो इसको कूलिंग के लिए काम आता है, ठंडा करने के लिए। पुतिन ने इसका पानी सुखा दिया, कैसे? इसे बांधवे तोड़ दिया। यहाँ पे ये रिएक्टर हो गया, ये रिएक्टर, यहाँ पे ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर का बांध तोड़ दिया। बांध तोड़ने से पूरा पानी गिर गया। नोआ खाको का ये बांध का नाम था। नोआ बांध तोड़ देने से ये पूरा पानी निकल गया, यहाँ पानी ही नहीं है। अब दुनिया का कोई इंजीनियर अब इसे स्टार्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें पड़ा ईंधन में अगर ब्लास्ट हुआ तो चेर्नोजियम ब्लास्ट से 10 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो गई। रूस ने यूक्रेन के जितने ठिकाने थे उसके उड़ाना चालू कर दिया। यूक्रेन के लगभग 9 से 10 जनरल रैंक के अधिकारियों को मार दिया, लगभग 100 अधिकारियों को उड़ा दिया। जो भी वहां पर मिसाइल डिपो थे उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया। कमांड सेंटर को रसिया ने उड़ा दिया। रसिया ने अब अपने प्रेसिजन गाइडेड बमों को गिराना चालू किया। पहले रसिया के जहाज नीचे उड़ते थे जिससे वो टारगेट पे बम गिराते, तो अब हाइट पे उड़ रहे हैं और प्रेसिजन गाइडेड, लेजर गाइडेड बम गिरा रहे हैं जो महंगे होते हैं लेकिन अचूक हमला करते हैं। अब रसिया ने पूरा कमर कस लिया, हमले को तेज कर दिया। उसने अपने Su-35 बॉम्बर को उतार दिया है मैदान में। और इस बीच रसिया डिप्लोमेटिक भी खेल रहा है। यहाँ पर यूक्रेन जो था वो गेम खेल रहा था इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल एक ज्यूज कंट्री है, यहूदी। अब यहूदी कंट्री है और पूरे दुनिया में इजराइल के बाद अगर कोई दूसरा यहूदी प्रधानमंत्री है तो वो जेलेंस्की है। तो ये दोनों यहूदी हैं, ज्यूज। तो यहूदी का कार्ड खेल रहे थे। पुतिन ने कह दिया कि ये कोई यहूदी वगैरह नहीं है, अपने देश में यहूदियों के लिए इसने कुछ भी नहीं किया है। और अगर ये यहूदी के नाम पे सहायता करेंगे तो इजराइल अपना भी मतलब भविष्य सोचे। अब इजराइल इसे आयरन डोम देने वाला था। अगर यूक्रेन को आयरन डोम मिल जाता तो यूक्रेन में एक भी गोला बारूद का आना असंभव हो जाता, क्योंकि आयरन डोम अब तक का सबसे ट्रस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम है। वो छोटे छोटे हमलों को खत्म कर देता है। इसके लिए रसिया को दिक्कत था, लेकिन यहां खुद इजराइल डर गया, क्योंकि